बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। आज उसके कुछ केसेस डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसकी तरफ। बेटा देखिए बेटा, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी चीज का मोमेंटम हो, चाहे वो कोई सिंगल बॉडी हो चाहे वो सिस्टम ऑफ बॉडीज हो, उसका मोमेंटम अगर चेंज करना है तो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स ही अप्लाई करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करने के सिवा किसी भी बॉडी का या सिस्टम ऑफ बॉडीज का मोमेंटम किसी भी सूरत के अंदर तब्दील नहीं होगा। और दूसरी बात हमने ये इसमें पढ़ी थी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ कहता है कि कोई भी ऐसी फोर्स जो इंटरनल फोर्स होगी, म्यूचुअल एक्शन या रिएक्शन की फोर्स या कोई भी केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस जो बॉडी के अंदर हो रहा है, वो किसी भी बॉडी का मोमेंटम कभी भी तब्दील नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें जो मैंने ये आपको माइंड में रखनी है। अब पहली बात ये होती है कि बहुत सारे बुक्स में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जब कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो सरफेस के ऊपर मूव करती हुई बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, उसका हमें पता कैसे लगेगा। देखिए बेटा, अगर किसी भी सरफेस पे कोई भी स्फेरिकल बॉडी अगर मूव कर रही है और वो स्फेरिकल बॉडी अगर उस सरफेस पे मूव करते हुए रोटेट नहीं करती तो उस सरफेस के ऊपर मोमेंटम कंजर्व रह सकता है। अब कोई भी स्फेरिकल बॉडी जब किसी भी सरफेस के ऊपर मूव करते हुए रोटेट नहीं करती तो ऐसा क्या होता है कि उस सरफेस के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगी। बेटा, जब कोई भी बॉडी, कोई भी स्फेरिकल बॉडी जब किसी भी सरफेस पे मूव करती है तो उस सरफेस पे एक्सटर्नल फोर्स होती है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होगी तो वो बॉडी रोटेट करते हुए मूव करेगी, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो बॉडी स्लाइड करते हुए मूव करेगी। स्लाइड करेगी कौन सी बॉडी? जो स्फेरिकल हो। बाकी तो ऐसी बॉडी जाहिर है कोई ऐसी होती है जो रोटेट करती ही नहीं है, उसको करना ही स्लाइड है। जैसे ब्लॉक होता है, वो तो रोटेट नहीं करेगा, वो तो स्लाइड करेगा। फ्रिक्शन वाले सरफेस पे भी स्लाइड करेगा और नॉन फ्रिक्शन सरफेस के ऊपर भी वो तो स्लाइड ही करेगा। तो बेटा, ये एक निशानी होती है कि किस सरफेस के ऊपर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, किस सरफेस के ऊपर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो निशानी ये है कि कोई भी ऐसा सरफेस जिस सरफेस के ऊपर कोई भी स्फेरिकल बॉडी जब हम थ्रो करें, वो स्फेरिकल बॉडी उस सरफेस पे जब मूव करे तो वो इस तरह से रोटेट ना करे, स्लाइड करके मूव करे। तो ये इस बात की निशानी है कि उस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, और उस सरफेस के ऊपर अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो फिर उसके ऊपर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगी। जैसे आइस के ऊपर अगर कोई भी चीज हम इस तरह से थ्रो करेंगे, इस तरह से कोई भी फेंकेंगे तो वो चीज रोटेट नहीं करती, वो चीज रोल नहीं करती, वो चीज स्लाइड करती है। इसलिए कि फ्रिक्शन जो होती है वो आइस के ऊपर कम से कम होती है। तो बेटा याद रखिएगा कि बहुत सारे बुक्स में इस तरह से लिखा होता है नॉन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स। नॉन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स इसलिए लिखा हुआ होता है कि जब कोई भी स्फेरिकल सरफेस, कोई भी स्फेरिकल बॉडी किसी भी सरफेस के ऊपर जब नॉन रोटेटिंग होगी तो ये इस बात की निशानी है कि उस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन नहीं है। उस सरफेस के ऊपर अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो फिर उसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगी बेटा। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ जो है वो केसेस होते हैं बेटा। उन मुख्तलिफ केसेस को हम देखते हैं, जो सिंपल से केसेस होते हैं, फिर आगे जो है वो हम हमारे
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। तो आप कहेंगे बेटा कि इसके अंदर पहला जो केस होता है बेटा, ये होता है गन और बुलेट का बेटा। आप कह सकते हैं गन एंड बुलेट। ये सिंपल से केसेस हैं बेटा, आपको पता भी है, लेकिन मैं सिंपली आपको इनका प्रोसेस फिर बता देता हूं बेटा। ये जो गन और बुलेट का बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर ये होता है कि गन से जब बुलेट फायर होती है तो फिर उनकी वेलोसिटीज वगैरह जो कैलकुलेट होती है कि गन की रिकॉइल स्पीड कैलकुलेट करें या ये करें वो करें, तो ये सब जो केसेस होते हैं बेटा, ये आते हैं इसके अंदर, जो है वो गन और बुलेट के अंदर। इसके अंदर बेटा ये बात ध्यान में रखनी है कि गन और बुलेट का बेटा इनिशियल मोमेंटम 0 होता है बेटा। इनिशियल, ठीक है बेटा, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम इज 0 बेटा। इनका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो होता है टोटल बेटा, टोटल इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम 0 होता है बेटा गन और बुलेट के सिस्टम का। और इसकी बेटा इनिशियल वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज बेटा, ये इनिशियल वेलोसिटीज जो होती है बेटा 0 होती है। फाइनल वेलोसिटीज बेटा, फाइनल वेलोसिटीज जो होती है बेटा वो 0 नहीं होती, बट एक दूसरे से अपोजिट होती है बेटा। ठीक है, जैसे ये होता है बेटा गन है और इसके अंदर सपोज करें एक बुलेट है बेटा, इस तरह से। अब इनकी दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज u1 इज इक्वल टू 0, u2 इज इक्वल टू 0, और इनका इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो 0 होता है बेटा, और सिस्टम को एक माना जाता है। अब जब गन फायर होती है बेटा, बुलेट फायर होती है गन से, तो गन की स्पीड जो होती है ये इस तरफ होती है, जबकि बुलेट की स्पीड इस तरह से होती है। दोनों स्पीड्स एक दूसरे से अपोजिट होती है बेटा। तो इस कंडीशन के अंदर भी आप कहोगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर भी 0 है और टोटल मोमेंटम आफ्टर भी 0। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, ये इस्तेमाल करोगे m1 v1 प्लस m2 v2 ऑफ फर्स्ट लॉ को इस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करोगे बेटा। अब फर्स्ट लॉ को इस फॉर्मेट के अंदर गन और बुलेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये इस सेंस में आप इसको इनिशियल को 0 करके इसको सिंपली सॉल्व कर ले बेटा। और दूसरा केस होता है बेटा इस तरह से, दूसरा केस होता है बेटा एक्सप्लोजन का बेटा। बेटा जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, ठीक है, जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है बेटा, तो इस कंडीशन के अंदर भी बेटा आप कह सकते हैं कि इसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो होता है वो 0 होता है बेटा। इस कंडीशन के अंदर भी जब एक्सप्लोजन होता है बेटा, तो एक्सप्लोजन के अंदर बॉम्ब पहले रेस्ट में होता है बेटा। टोटल इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम इज 0 बेटा। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इसके अंदर 0 होता है बेटा। ठीक है, अब इस तरह से अगर एक्सप्लोजन होता है बेटा, सपोज करें ये बॉम्ब है, इसका एक्सप्लोजन होता है और वो 2 पीसेस के अंदर तकसीम हो जाता है। एक पीस इस तरह से बन जाता है और दूसरा पीस इस तरह से बन जाता है। अगर 2 पीसेस बनेंगे तो एक पीस इस तरफ जाएगा, एक पीस इस तरफ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप कहोगे कि इसका भी ये इक्वेशन बन जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2। इसका भी इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो 0 माना जाएगा। अगर ये 3 हिस्सों के अंदर तकसीम होता है, सपोज करें ये बॉम्ब है बेटा और ये 3 हिस्सों के अंदर तकसीम होता है। एक इसका हिस्सा इस तरफ जाता है और इसके 2 हिस्से दूसरे बनते हैं।
तो ये दो हिस्से जो बनेंगे बेटा, ये इस तरह से जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से मूव करेंगे बेटा। अगर चार हिस्से होंगे तो भी इसी तरह से आप बना सकते हैं बेटा। ये हो जाएगा इनिशियल 0, ये होगा बेटा m1 v1 प्लस हो जाएगा बेटा m2 v2 बेटा। इन दोनों का कंबाइंड करेंगे बेटा, इन दोनों का जो है वो कंबाइंड मोमेंटम निकालेंगे। इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम ये होगा बेटा, ये होगा कंबाइंड मोमेंटम इज इक्वल टू बेटा, ये होगा m2 v2 और इसका मोमेंटम हो जाएगा बेटा m1 v1। और ये जो होगा इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम निकालेंगे बेटा इस तरह से, ठीक है। और इन दोनों का जो कंबाइंड मोमेंटम निकालेंगे, इसको कर दे p डैश, इसको कर दे p डबल डैश, दोनों का, ठीक है। और फिर इन दोनों का इस तरह से आप निकालोगे, ये थोड़ा आगे केस हो जाएगा, अगर ज्यादा हो जाएंगे तो ये होगा बेटा p डैश स्क्वायर प्लस p डबल डैश होल स्क्वायर प्लस इस तरह से हो जाएगा बेटा 2p डैश p डबल डैश cos थीटा, और ये cos थीटा हो जाएगी, इनके दरमियान जो एंगल होती है cos थीटा हो जाएगी। तो ये थोड़ा बेटा आगे हो जाएगा कि अगर इस तरह से दो पीसेस बनते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने के बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ लगाएंगे। क्योंकि बेटा बॉम्ब पहले रेस्ट में होता है और जब उसमें एक्सप्लोजन होता है तो एक्सप्लोजन के अंदर केमिकल एनर्जी जो होती है वो बर्न होती है और उससे हीट एनर्जी पैदा होती है। हीट एनर्जी की वजह से वहां पे वो एक्सप्लोजन होता है और नतीजा ये निकलता है कि उनको मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है जो पीसेस होते हैं बॉम्ब के। लेकिन वो पीसेस इस तरह से ट्रेवल करते हैं कि उन सब का अगर टोटल मोमेंटम कंसीडर करोगे तो टोटल मोमेंटम जो होगा वो 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और गन और बुलेट के अंदर भी बेटा जब बुलेट फायर होती है तो उसके अंदर बारूद होता है, वो उसकी वजह से बुलेट जो होती है वो फॉरवर्ड मूव करती है। तो देखिए यहाँ पे भी बारूद जो होता है वो इस गन और बुलेट के अंदर का सिस्टम है और केमिकल एनर्जी यहाँ पे यूज होती है। तो यहाँ पे भी देखें कि टोटल मोमेंटम जो रहता है वो कंजर्व रहता है। ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा किसी भी इंटरनल फोर्स, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस से मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा बेटा। और तीसरा होता है बेटा इसके अंदर, ये इस तरह भी हो सकता है बेटा कि अगर हमारे पास इस तरह से हो बेटा, अगर हमारे पास तीसरा केस ये होता है कि जब दो कार्स होती हैं या दो इस तरह से मासेस होते हैं कि एक मास बेटा इस तरह से आ रहा है, सपोज करें ये मास m1 है और एक बड़ा मास है, ये सपोज करें इस तरह से m2 है, या पहले बड़ा मास बना ले और फिर छोटा मास बना ले। सपोज करें ये एक बड़ा मास है, इसको हम कह ले m, और ये आ रहा है u1 से। एक छोटा सा मास है और इस छोटे से मास का m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस तरह से सपोज करें 0 है। अब ये आपस में कोलाइड होते हैं बेटा, बड़ा मास और छोटा मास अगर कोलाइड होते हैं, दोनों कोलाइड होने के बाद अगर कंबाइंड स्पीड इनकी हो जाती है, दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम 0 नहीं होता। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या कहेंगे कि इनिशियल टोटल, जब सेम डायरेक्शन होता है बेटा, टोटल इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम इज नॉट 0, ठीक है। टोटल मोमेंटम जो है बेटा सेम होता है बट 0 नहीं होता बेटा। और इसके लिए इक्वेशन ये इस्तेमाल होगी m1 u1 प्लस m2 u2, और जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इस तरह से हो जाएगा
बेटा यहाँ पे मैंने छोटा और बड़ा मास किया है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा कि m1 प्लस m2 इंटू वी। इस तरह से करोगे बेटा, दोनों को लास्ट में मैं जो है वो दोनों को कंबाइन करोगे। जिस तरह से इसमें केस होते हैं कि कार रेस्ट में एक ट्रक आती है, उससे कोलाइड करती है और उसके बाद दोनों साथ मूव करते हैं, तो ये केस इस्तेमाल होगा। या एक बुलेट है, वो किसी ब्लॉक के अंदर लगती है और ब्लॉक जो होता है वो उसके साथ उसको मूव करवाती है, तो ये ब्लॉक और बुलेट फिर साथ में हो जाते हैं। तो इस तरह से जब कोई भी बॉडी कुलियन के बाद साथ हो जाए तो उनको हम कंबाइंड एक ही वेलोसिटी असाइन करेंगे, जिसके अंदर दोनों मासेस को हम क्या करेंगे, दोनों मासेस को आपस में कंबाइन करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ केसेस थे जो कॉमन केसेस हैं। इसके सिवा भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन आपको अपनी लेवल तक रहना है। जाहिर सी बात है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि फिजिक्स सिर्फ यहाँ तक नहीं है जहां तक फर्स्ट ईयर और इंटर है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। इसी थर्ड चैप्टर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास नहीं है। तो आप बेटा अपने आप को उसी लेवल तक रखें जिस लेवल तक आपको पढ़ना है। ठीक है, आप उस लेवल से आगे जाओगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, ना आपसे रिक्वायर्ड चीज होगी ना ही आगे वाली चीज होगी। ठीक है, आप एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं, अपने आप को सिर्फ अपने काम तक महदूद रखोगे तो इससे आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट्स अपनी डोमेन से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम होता है, उनको कोई टेस्ट नहीं देनी होती, उनके पास 2 साल होते हैं, वो इन चीजों से आगे की चीजों को भी पढ़ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन एंट्री टेस्ट का जो स्टूडेंट है वो अपने सिलेबस तक रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स का कि अगर इससे बाहर आ गया तो, अगर बाहर आ गया तो 1 या 2 आएंगे, पूरे सिलेबस से अगर आउट ऑफ सिलेबस आए तो 5 आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 56 में से 56 ही आउट ऑफ सिलेबस आएंगे। अगर 5-6 आ भी जाते हैं, आप अगर 50 कर लेते हो, 50 सिलेबस से आते हैं, 5 आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, आप उन 5 की वजह से इतना जो है वो इधर उधर जो है वो फ्रस्ट्रेट होते हो कि फिर वो आपसे 50 भी नहीं होते, कि उन 5 को करने की कोशिश में आप 50 को लूज कर देते हो। इसलिए आप अपने सिलेबस पे रहें। चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो इन बुक्स के बाद की होती हैं, अपने आप को लिमिट के अंदर रखें। बहुत सारे बुक्स हैं, एमसीक्यूज बुक्स हैं, गूगल पे आप पढ़ते हो तो उसके अंदर उसकी रेंज एक बहुत बड़ी दी गई होती है। तो जितना किसी बुक के अंदर दिया हुआ है जरूरी नहीं है आप उतना ही पढ़े, आप उतना ही पढ़े जितना आपके बुक में दिया हुआ है, वही चीज आप किसी और बुक से भी पढ़े। ऐसा नहीं कि आप किसी और बुक से जब पढ़ते हो उसमें इजाफी चीजें लिखी होती है तो आप कंफ्यूज होते हो कि ये चीजें हमें तो नहीं आती। जाहिर सी बात है वो आपकी पढ़ी हुई नहीं होगी तो आपको नहीं आएगी, तो उनको पढ़ना भी आपके लिए जरूरी नहीं होता। आपको अपने बुक की लेवल तक रहना है, उसी के अंदर आपने चीजों को समझना है, मुश्किल चीजों को भी समझना है, सिंपल चीजों को भी समझना है, रटा भी लगाना है मुख्तलिफ चीजों का, टेक्निकल चीजें भी सीखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम करते हैं बेटा वो हम करेंगे इलास्टिक कुलियन। इलास्टिक कुलियन क्या होती है या इलास्टिक कुलियन किसको कहा जाता है बेटा। देखिए बेटा, कुलियन क्या होती है या कुलियन किसको कहा जाता है बेटा। कुलियन का मकसद है 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज का आपस में जो टकराना होता है उसको हम कुलियन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कुलियन होती है इसको आप 3 कैटेगरीज के अंदर देखते हैं। एक होती है हमारे पास 1 डायमेंशनल कुलियन,
एक होती है हमारे पास 2 डायमेंशनल कुलियन, और एक होती है हमारे पास बेटा 3 डायमेंशनल कुलियन। 1 डायमेंशनल कुलियन का मकसद है जब बॉडीज आपस में कोलाइड करती है तो उनकी लाइन जो होती है वो चेंज न हो, तो ऐसी कुलियन को हम कहते हैं 1 डायमेंशनल कुलियन। और आपके बुक के अंदर 1 डायमेंशनल कुलियंस दी गई है। तो 1 डायमेंशनल कुलियन भी हो सकती है, 2 डायमेंशनल कुलियन भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल कुलियन भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो 1 डायमेंशनल कुलियन पढ़नी है। तो 1 डायमेंशनल कुलियन किसको कहा जाता है बेटा? कुलियन इन 1 डायमेंशन बेटा। कुलियन इन 1 डायमेंशन बेटा। तो आप इसके अंदर कहोगे कि लाइन ऑफ मोशन बिफोर एंड आफ्टर कुलियन, बिफोर एंड आफ्टर कुलियन रिमेन्स सेम बेटा। लाइन जो मोशन की होती है वो बिफोर कुलियन जो है वो और आफ्टर कुलियन सेम रहे, तो ऐसी कुलियन को हम कहते हैं 1 डायमेंशनल कुलियन। सपोज करें एक बॉडी आ रही है बेटा, इसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी u1 है। एक बॉडी जा रही है बेटा इस तरह से, इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। अगर ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड होती है बेटा इस तरह से कोलाइड हो, और कोलाइड होने के बाद भी बेटा इन दोनों की लाइन जो हो, मोशन की लाइन बेटा सेम रहे, इस तरह से कि लाइन में कोई भी चेंज ना आए, सेम लाइन के ऊपर इस तरह से मूव करे, तो ऐसी कुलियन को हम कहते हैं कि ये 1 डायमेंशनल कुलियन है। ठीक है, और ये 1 डायमेंशनल कुलियन तब होती है जब हेड ऑन कुलियन होती है। हेड ऑन कुलियन का मकसद है दो बॉडीज इस तरह से कोलाइड करें कि दोनों के कुलियन के टाइम पे सेंटर से एक दूसरे के आमने सामने हो, जिसको कहा जाता है बेटा हेड ऑन कुलियन बेटा। हेड ऑन कुलियन क्या होती है बेटा? हेड ऑन कुलियन ये होती है बेटा, हेड ऑन कुलियन का मकसद होता है centers of bodies lie along same line at the time of कुलियन। बेटा ये कुलियन उसी सूरत में होती है जब दो बॉडीज जब आपस में कोलाइड कर रही है बेटा। सपोज करें ये बॉडी है, ये इसका सेंटर है, और ये बॉडी है, इस बॉडी का ये सेंटर है बेटा। ये दोनों बॉडीज इस तरह से जा रही है, जब ये इस तरह से कोलाइड करें बेटा, इस तरह से ये दोनों बॉडीज कोलाइड करती है बेटा, तो इन दोनों के सेंटर्स की जो लाइन होती है बेटा, ये लाइन एक दूसरे के आमने सामने रहे बेटा। इस तरह से ये लाइन बेटा एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने रहे इस तरह से, तो ये बेटा हेड ऑन कुलियन होगी, और हेड ऑन कुलियन के नतीजे में कुलियन इन 1 डायमेंशन होगी बेटा। हेड ऑन कुलियन का मकसद होता है एग्जैक्टली आमने सामने जो कुलियन होती है ना उसको, या एग्जैक्टली पीछे जब सेंटर्स की लाइन सेम होती है तो उसको कहा जाता है हेड ऑन कुलियन बेटा। जब हेड ऑन कुलियन होती है तो उसका नतीजा कुलियन इन 1 डायमेंशन होता है। जब हेड ऑन कुलियन नहीं होगी तो ऐसी कुलियन का जो नतीजा होगा वो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है बेटा, ऐसी कुलियन का नतीजा बेटा। अब आगे हम करते हैं बेटा कि हमारे पास
इलास्टिक कुलियन क्या होती है बेटा, या इलास्टिक कुलियन किसको कहा जाता है बेटा? बेटा इलास्टिक कुलियन का मकसद है ऐसी कुलियन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन सेम रहे। तो ऐसी जो कुलियन होती है उसको कहा जाता है इलास्टिक कुलियन बेटा। आप ये कह सकते हैं कि कुलियन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बिफोर कुलियन बिफोर एंड आफ्टर कुलियन रिमेन सेम बेटा। मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बेटा कंजर्व रहे। ठीक है, ये अगर कंजर्व रहते हैं तो ऐसी कुलियन को हम कहते हैं बेटा इलास्टिक कुलियन। इलास्टिक कुलियन भी बेटा जाहिर सी बात है इसके अंदर मोमेंटम अगर कंजर्व रहता है तो ऐसी कुलियन जो होती है इसका मतलब है इसमें एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती। अगर एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व होगी तो कुलियन जो होगी बेटा वो इसमें इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस कुलियन के अंदर मोमेंटम की कंजर्वेशन नहीं होगी। ठीक है, इस पे होगा इस पे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कुलियन जो होती है ऐसी कुलियन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो दोनों हो वो कंजर्व रहेंगे। तो इस तरह से जो वो बिगड़वानी चाहिए ठीक है। तो ये हो जाएगी बेटा हमारे पास इलास्टिक कुलियन। और दूसरी होती है बेटा हमारे पास इन इलास्टिक कुलियन। अब ये इनइलास्टिक कुलियन क्या होती है बेटा? इनइलास्टिक कुलियन का मकसद है ऐसी कुलियन जिसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व हो लेकिन उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जब दो बॉडीज आमने सामने टकराती हैं बेटा तो जब वो आ रही होती हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। टकराने के बाद वो रुक जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो ऐसी कुलियन जिसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे तो उसको कहा जाता है इनइलास्टिक कुलियन बेटा। तो आप कहोगे कुलियन इन विच मोमेंटम remain conserved but kinetic energy ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि बेटा कोई भी कुलियन जो है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है वो इस बात से फैसला किया जाएगा कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं है। ये इस बात पे फैसला नहीं किया जाएगा कि उसके अंदर मोमेंटम कंजर्व है या नहीं। मोमेंटम हर कुलियन के अंदर कंजर्व रहता है। कुलियन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है इसका फैसला किया जाता है कि इसके अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है या नहीं रहता। तो आप कह सकते हैं कि जो है वो इसके अंदर जो डिसाइसिव फैक्टर होता है वो होता है बेटा हमारे पास के मोमेंटम की कंजर्वेशन होती है
या मोमेंटम की कंजर्वेशन नहीं होती। उसी की बुनियाद पे आप कुलियन को इलास्टिक और इनइलास्टिक कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब इसके बेटा जो इक्वेशंस हैं ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है, और टाइम टेबल बेटा फर्स्ट ईयर का और इंटर का आ गया है, ग्रुप्स के अंदर मैंने भेज दिया है। मीरपुर खास का भी आ गया है, हैदराबाद का भी कल चल रहा था, फिर पता नहीं वो सही था या गलत था, लेकिन मीरपुर खास का आ गया है। आपके पेपर्स हैं, मैंने भेज दिया है आपको, तो बेटा उसी हिसाब से आप उसको पेपर्स को देखिएगा। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे बेटा इसे आगे। अब बेटा आप 10 मिनट जो है वो ब्रेक कर लें। 9:05 पे हम इंटर का रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है।